हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यू स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका एक फ्रेंड की तरह है, जैसे एक फ्रेंड दूसरे को पढ़ाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लिया तो आपके लक्ष्मीकांत की जो यूनियन टेरिटरी चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए इनके बारे में, जो कि लक्ष्मीकांत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज होती क्या है। देखिए, जो यूनियन वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप सेंटर को डिपिक्ट करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि वो एरिया, वो टेरिटरीज जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डायरेक्टली कंट्रोल करती है, वहाँ पे बहुत पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एज़ कंपेयर टू स्टेट्स। और इसी से हम जो इसका रीज़न है कि क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं वो निकलता है। कई रीज़न है यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे। उनमें से अगर पहला हम देखें वो होता है कि भाई ये जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया के बहुत नज़दीक है। जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, बहुत अलग है मेन लैंड इंडिया से। JNK हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन का डायरेक्ट कंट्रोल की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट हैं। और अगर यहाँ पे जो नॉर्मल फेडरल सिस्टम अगर यहाँ पे लागू किया जाए तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी रैपिडली एक्शंस ना ले पाए। तो यही कारण है यूनियन टेरिटरीज बनाने का। जो पहला कारण होता है कि भाई कोई बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। दूसरा, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेट बनाना बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल निकल के आता है, कई बुक्स में दिया भी हुआ है, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ है और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसको स्टेटहुड दिया जाता है, इसको स्टेट बनाया जाता है, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम बैठाना पड़ेगा, लेजिस्लेचर इसका बैठाना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। और यही कारण है कि जो एरियाज़ बहुत छोटे होते हैं उनको भी यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही आ जाते हैं जैसे कल्चरली जो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कल्चरल सेंसिटिव एरियाज़ हैं। यहाँ पे कुछ अलग कल्चरल एथनिसिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उन पे ध्यान देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रावधान करती है। इसके साथ ही पॉलिटिकल कारण भी होते हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली ना बॉर्डर एरिया है, ना कोई ऐसे कल्चरल सेंसिटिविटी की बात है। दिल्ली को बनाने के पीछे पॉलिटिकल कारण है, क्योंकि दिल्ली में ही हमारी पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस दिल्ली से ही चलता है। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरी बनाना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि कोई अगर स्टेट के अंडर दिल्ली आता तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी हो जाती। आप समझ रहे हैं। और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल कारण होते हैं इनके कारण भी ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। कुछ थोड़ा अलग भी कारण आ जाते हैं, जैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, जैसे चंडीगढ़ बना। तो क्योंकि जब 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो हरियाणा बना, पंजाबी सूबा बना, पंजाबी स्पीकिंग एरिया। तो जब ये एरियाज़, क्योंकि चंडीगढ़ एक ही था, क्योंकि चंडीगढ़ वहाँ की राजधानी थी, तो फिर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट सामने आया कि भाई चंडीगढ़ दिया किसको जाए, पंजाब को या हरियाणा को। और कोई भी स्टेट दूसरे को देने को राजी था नहीं। उस समय क्या होता है कि एक सॉल्यूशन आया कि हम ऐसा करते हैं कि चंडीगढ़ को हम यूनियन टेरिटरी बना देते हैं और ये कॉमन कैपिटल होगी। मतलब ये चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी होगी और पंजाब की भी राजधानी होगी, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल इस पर किसी का नहीं होगा। मतलब राजधानी तो दोनों स्टेट की है, लेकिन डायरेक्ट इस पर अथॉरिटी किसी स्टेट की नहीं होगी। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेगी। तो ये प्रावधान लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे
कारण होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को बनाने के पीछे, कोई एक कारण नहीं है। हालांकि बहुत सारे बुक में एक दो ही कारण दिए होते हैं, और तो यही कारण है, यही बेनिफिट है कि हम यूट्यूब पे आपसे जुड़ पा रहे हैं, और जो भी मैंने सीखा है अलग सोर्सेस से, अपनी समझ से, न्यूज़पेपर से, वो आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और लॉ मेकिंग कैसे होती है। सबसे पहले अगर लॉ मेकिंग की बात की जाए तो देखिए, यूनियन टेरिटरीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो जाएगी जहाँ जिस यूनियन टेरिटरी की अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, और दूसरी कैटेगरी में वो आएंगी जिसका अपना लेजिस्लेचर है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल हमारे भारत में, उसमें से 3 के पास अपना लेजिस्लेचर है। वो कौन सी हैं? दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK, जो कि 2019 के बाद ये यूनियन टेरिटरी बनी। इसके बाद पहले तो स्टेट ही था। तो ये 3 हो गए जिनके पास लेजिस्लेचर है, और बाकी के जो 5 है, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये जो है इनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। तो सिस्टम अलग है यहाँ पे। देखिए, जिन यूनियन टेरिटरीज़ का अपना लेजिस्लेचर नहीं है, उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है अंडर आर्टिकल 240 के तहत। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो इन एरिया से, इन यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग वो लॉ मेकिंग करते हैं। ठीक है, और आपको ये समझना है कि जो ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। मतलब होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्हें कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो कोई भी लॉ बनाना हो, अगर लद्दाख के लिए बनाना है, आप कह लें कि चंडीगढ़ के लिए बनाना है, पुडुचेरी अंडमान निकोबार के लिए बनाना है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। यहाँ पे कोई भी कह सकते हैं बाउंडेशन या कोई भी बाध्यता नहीं होती है यहाँ पे। अब इसके आगे अगर बात की जाए कि जो यूनियन टेरिटरी जिनका अपना लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, JNK हो गया, तो वहाँ पे क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे भी 3 लिस्ट काम करती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये जो, अगर सबसे पहले दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये दिया गया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये 3 चीज़ें दिल्ली लेजिस्लेचर के अंडर नहीं आती है। ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें इनके अंडर नहीं है। ये 3 एक्सेप्शन हो गए दिल्ली के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहती है तो किसी भी सब्जेक्ट पे, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, लेजिस्लेचर हो या ना हो, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। अंडर आर्टिकल 246 हम इसे देखते हैं। ऐसे ही एक्सेप्शन हमें JNK के लिए भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो भी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती हैं। वहाँ पे एक्सेप्शन है लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। ये 2 चीज़ें जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर नहीं होती हैं, उनके लेजिस्लेचर के अंडर नहीं होती हैं। और जैसा हमें पता भी है कि हमारे देश में जो लॉ मेकिंग की पावर जैसे डिवाइड होती है, उसी बेस पे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिवाइड होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, तो उस टॉपिक पे पार्लियामेंट ही एडमिनिस्टर करेगी, यूनियन गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है, यहाँ पे एडमिनिस्टर करने की पावर जो JNK के गवर्नर होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, और वो भी फ्री विल से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जबकि पुडुचेरी है, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती हैं। और सेम ही है कि भाई अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी पे भी लॉ बना लेगी। अभी नॉर्मल कंडीशन में आप अपने 2 लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि यूनियन टेरिटरीज के इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना लेगी, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहले से ही मेंशन्ड है, आर्टिकल 246 में देखते हैं।
जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है उसे हम देखते हैं 240। तो हमने देख लिया कि जहाँ पे लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे कैसे सिस्टम काम करता है, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे कैसे सिस्टम काम करता है। तो जैसे लॉ मेकिंग है उसी के ही नक्शे कदम पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो जैसे कि दिल्ली में है, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास स्टेट लिस्ट, जैसे कि यूपी के एक अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कंडीशन में, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर का भी पावर है, पुलिस भी है उन्हीं के पास और लैंड भी है उन्हीं के पास। लेकिन जो दिल्ली के हैं चीफ मिनिस्टर, अभी तो रेखा गुप्ता जी हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी रहे हैं, तो उनके पास पावर होगी ये जो लैंड वाली, ये नहीं होगी। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी लॉ तो बना ही सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बातें हो रही हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया और लॉ मेकिंग भी देख लिया। अब इसके साथ अगर हम आगे चलें तो एक और स्पेशल मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा पंजाब के बारे में। देखिए, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ को भी गवर्न करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। मतलब ये दोनों पोजीशन अलग हैं। पंजाब का गवर्नर होना और चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होना, ये दोनों अलग पोजीशंस हैं। लेकिन ये कन्वेंशन चलती आई है कि जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ को भी गवर्न करते हैं। ये कह सकते हैं एडिशनल चार्ज उन्हें मिलता है। हालांकि 2014-15 में जब पंजाब के जो गवर्नर थे उनका जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उस समय जो हरियाणा के जो गवर्नर थे उनको एक्स्ट्रा फंक्शन दिया गया, एक्स्ट्रा कह सकते हैं ड्यूटी दी गई पंजाब के गवर्नर की। और क्योंकि ये कन्वेंशन ही चलता है कि जो पंजाब को गवर्न करता है वही चंडीगढ़ को भी एडमिनिस्टर करता है, तो इस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ को भी लगभग 1.5 साल तक ये सिस्टम चला। और 1.5 साल बाद पंजाब के जो नए गवर्नर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया और फिर उन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो क्योंकि ये जो चंडीगढ़ और पंजाब वाला मैंने ये बात बताई है, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, वो ये है कि दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या किए गए हैं। देखिए, हम दिल्ली के बारे में बहुत सुनते हैं न्यूज़ में। तो जो दिल्ली को जो लेजिस्लेचर मिला वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो 69th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1991 में हुआ, उसके तहत दिल्ली को लेजिस्लेचर और मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, एक तरीके से म्यूनसिपैलिटी टाइप का, वो एडमिनिस्टर करती थी दिल्ली को। और ये 69th अमेंडमेंट आया, इसने ये कहा कि दिल्ली का लेजिस्लेचर होगा और ये जो लेजिस्लेचर होगा इसके 70 टोटल मेंबर होंगे। इन 70 में से 7 मेंबर्स टोटल होंगे, काउंसिल मिनिस्टर में 7 लोग होंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली के पूरी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, उसमें टोटल 7 ही लोग होते हैं। और क्योंकि लॉ मेकिंग में जो रेस्ट्रिक्शन मैंने बताए वही यहाँ पे लागू होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही नियम है कि अगर हम एक जगह एक फॉर्मूला को देख लेते हैं तो हम उसको और जगह भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि अब रेखा गुप्ता जी के पास ये जो लैंड और लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये उनके पास नहीं होगा। जो भी नए माननीय मुख्यमंत्री होंगे उनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। इसके साथ ही अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है कि भाई ये काम कैसे होगा, है ना, तो यहाँ पे प्रावधान ये है कि उस मैटर को फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो रेफ़र करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जैसे डायरेक्ट करेंगे फिर वैसे काम किया जाएगा। तो ये प्रावधान है, डिस्प्यूट होता है। इसके साथ ही एक्सेप्शन यहाँ पे ये है, जैसे किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करनी होती है तो वो डायरेक्टली कर देते हैं। कुछ 2-3 ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उन्हें
परमिशन की आवश्यकता होती है प्रेसिडेंट की, अदरवाइज़ वो कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है तो प्रोमलगेट करने से पहले, प्रोमलगेट का कहने का मतलब है इशू करना है, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस इशू करना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी, और अगर ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी करना है तो भी प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। तो ये स्पेशल प्रोविज़न है दिल्ली के लिए। इसके साथ ही अगर लास्ट टॉपिक देखा जाए तो इसमें है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एडवाइजरी जो कमेटी है ये उन स्टेट के लिए है जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए अलग एडवाइजरी कमेटी होती है। तो मान लीजिए जो अंडमान एंड निकोबार के लिए है, तो वहाँ की जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें होम मिनिस्टर तो चेयर करेंगे, चेयरपर्सन तो होम मिनिस्टर होंगे। वहाँ के जो एमपी होंगे वो भी इसके पार्ट होते हैं। एमपी एमएलए तो होंगे ही कहाँ, एमपी हो गए। इसके साथ ही जो जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो भी इसके पार्ट होते हैं। तो जो भी कंपोजिशन बनाया जाता है वो इसके पार्ट होते हैं। ऐसे हर यूनियन टेरिटरी के लिए होगा। चंडीगढ़ के लिए है तो होम मिनिस्टर चेयर करेंगे, वहाँ के जो एमपी हैं वो होंगे उस कमेटी में, जो लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होंगे। और इसको बनाने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि भाई यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो यहाँ पे और किन किन टॉपिक्स पे लॉ बनाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ डिस्कस किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग होती है। और जो कि हमें पता ही है कि लॉ मेकिंग होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है मेनली। अगर प्रैक्टिस में देखा जाए, नाम तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है कि प्रेसिडेंट करते हैं ये सारा काम। तो ये मेन टॉपिक था यूनियन टेरिटरी का जो एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन भी की हैं ताकि चीज़ें आपको सिंपल भी लगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर करूँ आपके लिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगला टॉपिक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस भी आए हैं 3-4 दोस्तों के यूट्यूब पे कि सर आप उस पर बनाएं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे होगी। अगर आपको समझ आ रहा है, एफर्ट समझ आ रहे हैं, यूट्यूब एक यूनिक चैनल है जो बहुत लिख के नहीं समझा के पढ़ाते हैं एक फ्रेंड की तरह, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे क्वालिटी वीडियोस सब इस चैनल पे आते रहेंगी। और कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।